अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात बिजली बिल की होगी और बात होगी संभल के माननीय की, जिनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप बर्क पर है। उधर बिजली चोरी के मामले में बिजली विभाग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सवाल यह है कि संविधान की रक्षा के नाम पर जीतने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर, हवेली पर बिजली चोरी हैरान करने वाली है। और सवाल यह है कि समाजवाद और सेकुलरिज्म के मसीहा बनने वाले बर्क के मोहल्ले में भारी पुलिस बंदोबस्ती के साथ बिजली विभाग को मीटर क्यों लगाना पड़ा है। और आपको यह भी यहां पर जानकारी दे दें कि उनके घर से अब इस शिकायत के बाद बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। संभल जिला प्रशासन के आदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए घरों में स्मार्ट मीटर लगाने पुलिस बल के साथ कर्मचारी वहां पहुंचे थे। अब बिजली विभाग ने बर्क के घर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का ब्यौरा दिया है, जिसके बावजूद सांसद महोदय का बिजली का बिल जीरो आता है। बर्क के घर पर 16.5 हजार वाट के उपकरण दैनिक व्यवहार में लाए जाते हैं। 2 मंजिलों पर 83 बल्ब, 19 पंखे, 3 एसी और अन्य घरेलू उपकरण चलाए जा रहे हैं, जिसमें फ्रिज और दूसरी चीजें भी शामिल होती हैं। 4 किलोवाट का मीटर लगाया गया था, जिसका बिल 0 आता था, यानी कि 16 किलोवाट का यूसेज था, 4 किलोवाट का मीटर था। और आज जब स्मार्ट मीटर चेक किया गया तो उसमें पहले से जो दिखा रहा था वो 5 किलोवाट यूसेज दिखा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर बिजली चोरी किस तरह से की जा रही थी। इसी बिजली चोरी की शिकायत पर टीम निरीक्षण करने पहुंची थी तो जामा मस्जिद के करीब दीवारों में ढका एक प्राचीन शिवालय मिला, जिसके बाद प्रशासन ने उसे खुलवाकर श्रद्धालुओं को सौंप दिया था। सवाल यह है कि सेकुलरिज्म में 48 साल बाद बर्क के मोहल्ले में एक प्राचीन मंदिर के कपाट खुलना अगर हैरान करने वाली की बात ना हो तो ये बात विचारणीय नहीं है क्या कि मोहल्ले में रहने वाले हिंदू समुदाय को आखिर क्यों पलायन करना पड़ा, क्यों उन्हें कभी न्याय नहीं मिला। 1978 के बाद से वो लगातार पलायन करते रहे, उनकी संख्या मोहल्ले में 0 पर आ गई और कोई विचार नहीं किया गया। कहा गया कि भाईचारा जारी है। उधर विधानसभा में विपक्ष की ओर से हंगामा जारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आरोप में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के यूपी के अध्यक्ष अजय राय का आरोप है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता की विधानसभा घेराव के दौरान धक्का मुक्की में मौत हो गई है। पुलिस की पिटाई का आरोप भी उन पर लगाया गया है। लेकिन मृतक के चाचा ने आरोप लगाया है कि प्रभात पांडे, यानी कि जो मृतक व्यक्ति है, उसको जब खोजा गया तो वे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मिले और फर्श पर पड़े मिले। सवाल यह उठता है कि प्रभात वहां कैसे पहुंचे। जांच में पहुंची फॉरेंसिक टीम ने दावा किया है कि उनके पहुंचने से पहले ही सारे सबूत मिटा दिए गए थे। मृतक परिवार ने हत्या का मामला दर्ज कराया है और तफ्तीश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सियासत में क्या इतनी बेशर्मी आ गई है कि किसी पर कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है, यानी कोई भी आरोप लगाओ और निकल लो। और सबसे पहले आपको सुनाएंगे विद्युत विभाग के अभियंता जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो गए थे जो सर्वे कर दरअसल बिजली विभाग का मीटर लगाने के लिए और बाद में कनेक्शन काटने के लिए, क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। तो ये थे कि 6 महीने से इनका बिजली का खपत जो है 0 आ रहा था, जिससे प्रदर्शित होता था कहीं न कहीं जो है इलीगल तरीके से बिजली का यूज किया जा रहा है। जिसके क्रम में हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया था और आज स्मार्ट मीटर को चेक किया गया तो उसमें 5 किलोवाट से अधिक का जो है लोड पाया गया। उसमें इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अब अभियंता ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। तो धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो सब कुछ देख लेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रहा है। वो अभी मानने को तैयार नहीं कि बिजली चोरी हो रही। क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुँचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी
अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। ठीक है। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस को अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आचरण पर ध्यान दें और सच्चाई को जनता के सामने रखें। हमारी स्वयं मृतक के चाचा श्री मनीष पांडे जी से बात हुई, उनका फोन आया कि हमारे भतीजे को कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में फर्श पर गिरा हुआ पाया गया है। हमने अपने किसी रिश्तेदार को, जानने वाले को भेजा है और अस्पताल में आप फोन करिए। जब अस्पताल में मृतक को लेकर के उनके चाचा पहुंचते हैं तो पता चला कि वो ब्रॉड डेड थे। कांग्रेस पार्टी को स्वयं बताना चाहिए कि नौजवानों को बरगला करके कैसे वो कार्यालय में ले जाते हैं। वो बेरोजगार था, आपने उसको किस ढंग से यूज किया कि आपके कार्यालय में ही उसकी डेथ हो गई, आप उसको फर्स्ट एड तक नहीं दिला पाया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे दो संवाददाता, संभल से निशांत राय और लखनऊ से विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट्स हैं आपके पास। मुकदमा कायम किया गया है और बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये संभल की जनता का अपमान है, हर बात को जनता से देख रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों से जोड़ दे रहे हैं। देखिए, यही वजह है कि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है इसने संभल को कभी भी विकास के पर नहीं लगने दिए और संभल उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़े जिलों में से रहा है। सबसे बड़ी बात है कि संभल में प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त का अभियान चलाया हुआ है, जो सबसे पहले चंदोसी में जो संभल का एक इलाका है वहां पर हुआ, फिर उसके बाद बैजोई में हुआ और अब संभल में चल रहा है। संभल में जब अतिक्रमण मुक्त अभियान चल रहा था तब यहाँ पे बिजली चोरी का पता लगा, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की और आज इसके लपेटे में सांसद आ गए। दरअसल सांसद जियाउर रहमान का पिछले 6 महीने का जो बिल है वो 0 यूनिट दिखा रहा था और उसके बाद विद्युत विभाग ने परसों उनके यहाँ एक स्मार्ट मीटर लगाया। स्मार्ट मीटर को जब आज सुबह चेक किया गया तो उस पर जो लोड है वो 5 किलोवाट से ज्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके घर पे कनेक्शन है 2 मीटर के कनेक्शन है और दोनों 2-2 किलोवाट के हैं और जो उनके घर पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनका जो बाहर देखा जाए तो 16 किलोवाट के से भी ज्यादा है। ऐसे में विद्युत विभाग ने उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम 135 के धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। दूसरी तरफ सांसद जियाउर रहमान के पिता ने जो विद्युत कर्मचारी सुबह भारी पुलिस फोर्स के साथ गए थे उनको वहां पर धमकी दी, उनसे कहा कि हमारी सरकार आएगी, तुमको देख लेंगे। दीपा सराय में मेरी एक आवाज पर कई सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इसी के चलते उनके पिता और पिता के साथ 2 बाउंसर्स थे, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है थाना नकासा में। यानी कि 2 मुकदमे इन पर लगाए गए हैं, सांसद और उनके पिता पर। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव लखनऊ से बैठकर ये बात कह रहे हैं कि ये बदले की राजनीति है। ठीक है, उनके पास कुछ कहने को बचता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि निशांत उनके पास कुछ कहने को बचता नहीं है। और ये जो कह रहे हैं, मुझे लगता है ये जो तस्वीरें हैं, जो सारी चीजें हैं, वो अपने आप जनता इसको देख रही है। जो भी इसमें जो भी स्टेटमेंट जो भी नेता दे रहा है, चाहे पक्ष में विपक्ष में जो भी बात कर रहे हैं, वो सब एक्सपोज हो रहे हैं। दरअसल विकास के पास जाएंगे। विकास, एक मामला कांग्रेस के कार्यालय में एक व्यक्ति के मरने की है और कांग्रेस ने कह दिया कि ये तो जी पुलिस की लाठीचार्ज में मरा है। यानी कि ये सियासत में खुला खेल है, जिसको जो चाहे वो आरोप लगा दो और निकल जाओ। जी बिल्कुल निखिल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर उस समय तमाम सारे मीडिया कर्मी भी मौजूद थे और ये साफ कैमरे पे नजर आ रहा था कि पुलिस किस तरीके से उस प्रदर्शन को जो हो रहा था वहां पर मौजूद थी। वहां पर कोई भी अभद्रता वहां पर किसी भी कार्यकर्ता के साथ नहीं की गई थी। साफ पता चलता है जो घटनाक्रम है कि उस युवक की मृत्यु किस प्रकार से हुई। उसके परिवारजनों की तरफ से FIR भी लॉन्च करा दी गई है। पूरा घटनाक्रम की जांच की जाएगी और इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि आप इतना बड़ा अगर आयोजन कर रहे हैं तो आने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनकी सहूलियत के लिए आप कोई इंतजाम नहीं करते हैं। एक फर्स्ट एड की व्यवस्था होती है, अगर उसकी तबीयत खराब होती है, वो इस तरीके से मृत पाया जाता है, तो निश्चित रूप से आपका पूरा सिस्टम किस तरीके का है ये बात दर्शाता है आपकी। और खासतौर से एक बात और जोड़ना चाहूंगा निखिल, कि ये जो संविधान की दुहाई देने वाले हैं, आज विधानसभा में जो कुछ हुआ
हुआ वो पूरी जनता ने देखा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा से चाहते थे जनहित के मुद्दे उठे। हमारे पीछे जो विधानसभा है यहाँ पर सत्र अवसान हो गया, वो भी पहली बार बिना बजट पे चर्चा किए हुए, बिना कुंभ पे चर्चा किए हुए, तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो चुकी। विपक्ष के कारण से लगातार विधानसभा अध्यक्ष हाथ जोड़ते रहे, विनती करते रहे, लेकिन उन्होंने अपना हंगामा नहीं रोका। तो ये बात दर्शाता है कि संविधान की दोहाई देने वाले खुद ही संविधान की कितनी धज्जियां उड़ाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। निशांत, आपका भी, विकास आपका भी। और ये पब्लिक है, दरअसल वो देख रही है और सब जानती भी है। और अब बात बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के खिलाफ खुले पत्र को लेकर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के खिलाफ एक खुला पत्र देश के लगभग 700 प्रतिष्ठित सदस्यों के एक समूह ने इस खुले पत्र के जरिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही पत्र के माध्यम से बांग्लादेश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे कट्टरपंथी ताकतों के बारे में चेतावनी भी दी गई है। इस समूह में पूर्व राजदूत, सिविल सेवक, न्यायाधीश, शिक्षाविद, लेखक और नागरिक समाज के प्रतिष्ठित सदस्य शामिल हैं। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीना सीकरी की अगुवाई में लेखक अमीश त्रिपाठी, अश्विन सांधी, पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वकील जैसे तमाम लोगों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में लिखा गया है कि हम ये खुला पत्र आपको, बांग्लादेश के लोगों को, इस सच्ची उम्मीद के साथ लिख रहे हैं कि इससे बांग्लादेश और भारत के दोनों के लोगों को शांति, मैत्री और समझ के मार्ग पर साथ साथ चलने में मदद मिलेगी। पत्र में लिखा गया है कि हाल के दिनों में हमने बहुत ही परेशान करने वाली घटनाएं देखी हैं, जिसमें मेहरपुर में इस्कॉन केंद्र को जलाना, देश भर में कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और दंगाइयों द्वारा हिंदुओं की हत्या का जश्न मनाने वाले वीडियो शामिल हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश की 170 मिलियन आबादी में हिंदुओं की संख्या लगभग 8% है और हजारों बांग्लादेशी हिंदू हिंसा से बचने के लिए भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। पत्र में बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर निंदा की गई है और देश पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि पिछले 4 महीनों से कट्टरपंथी इस्लामी समूहों ने देश भर के लगभग हर जिले में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंसक आतंकवादी हमले किए हैं। पत्र में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी, सनातनी जागरण जोत द्वारा बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों की ओर से 8 सूत्री मांगों का जिक्र किया गया है और यह भी कहा गया है कि यूनिस प्रशासन ने मांगों पर, इन 8 सूत्री मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के खिलाफ ये जो खुला पत्र है, इसको अपील भी कहा जा सकता है और चेतावनी भी की जा सकती है। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? इस पत्र को बहुत संक्षेप में, हमारे पास समय नहीं है, क्या इसको आप अपील समझते हैं या चेतावनी, या दोनों? निखिल, दोनों ही समझना जरूरी है, क्योंकि जो बांग्लादेश की सही सोचने वाले लोग हैं वो भी अभी ऐसी स्थिति में है कि उनके लिए थोड़ा सा बाहर से कुछ समर्थन या बाहर से कुछ मदद का जरूरत है, क्योंकि पूरे की पूरे जो देश है, जो ये पत्र में भी लिखा गया है कि इंटरिम सरकार के नाम पर जो मेरी पसंद है, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स,